हेलो एवरीवन। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है जैसा कि हमने स्टार्ट कर दी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन की एक सीरीज, जिसमें हमने स्टार्ट किया है चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और आपको पता ही है कि इसकी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू करें, क्योंकि ये सेकेंड वीडियो है। क्लियर है? आज हम यहां पर जानेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इससे पहले हमने डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं ऑलरेडी पढ़ लिया है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम देखने वाले हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो ब्रीदिंग यानी कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। एक्चुअल में ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। ठीक है, ये जो डाउट है इसको भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी हमारी, उसके पेज नंबर 185 पर आ जाना है आपको। ठीक है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, आप देखिए यहां पर बच्चों, यहां पर देखिए, जस्ट अ सेकेंड, हमने ये सब पढ़ लिया था। हमें स्टार्ट करना था यहां से। ठीक है, तो ये पेज नंबर 185 पर आपको मिलेगा। ठीक है, लेट मी चेक। जी हाँ, पेज नंबर मैं लिख देता हूं, जो पेज नंबर है वो है 185, तो यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, यहां से आप देखिएगा, द लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर होता है, इसको अंडरलाइन करेंगे, है ना, सर्कुलेट कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो बोला जो हमारा लंग्स होता है वो थोरैसिक चैम्बर में होता है। थोरैसिक चैम्बर क्या होता है सर? थोरैसिक मतलब ये चेस्ट वाला चैम्बर। क्लियर है? यहां पर प्रेजेंट होता है, और ये एयर टाइट चैम्बर होता है। एयर टाइट का मतलब कि वहां से ना एयर बाहर आ सकती है, ना ही एयर अंदर जा सकती है। सर अगर एयर अंदर नहीं जा सकती तो हम फिर ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, उसको समझ लो। कंफ्यूजन जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं ये कहता हूं, जरा ध्यान दीजिए आप, अगर मैं ये कहता हूं कि सपोज करो बच्चों कि ये हमारा एक थोरैसिक चैम्बर है ना, इसे हमने क्या बोल दिया, थोरैसिक चैम्बर, है ना, ये हो गया थोरैसिक चैम्बर। थोरैक्स मतलब होता है क्या, चेस्ट रीजन में, है ना, रिब्स वगैरह इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा अब जरा समझो, इसमें हमारा जो प्रेजेंट है वो है लंग्स, है ना। इसमें हमारा क्या प्रेजेंट है बच्चों, बताइए? लंग्स प्रेजेंट है, ऐसे लंग्स प्रेजेंट है ना, ये लंग्स प्रेजेंट है। अच्छा मुझे बताइए, आप जरा ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है कि जो थोरैसिक चैम्बर है वो एयर टाइट है, ना कि लंग्स को बोल रहा है। ध्यान से सुनिए, तो जब एयर है ना बच्चों, जो एयर है वो क्या करेगी, ये जो एयर है ये तो लंग्स के अंदर जाएगी, दोनों ही लंग्स में जाएगी, यहां से फिर यहां से। लेकिन आप देखिए, ये जो थोरैसिक चैम्बर है इसकी ये कैविटी है, थोरैसिक कैविटी इसको कहते हैं, है ना। ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड व्हाट, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी। तो इस कैविटी में कभी भी एयर बाहर से अंदर नहीं जा सकती, अंदर से बाहर नहीं आ सकती। रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि इसी की वजह से हम ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कर पाते हैं। अगर ये एयर टाइट चैम्बर नहीं रहा, किसी ने पंचर कर दिया, उस केस में आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। आपने देखा कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने, जब किसी हीरो को गोली लगती है ना, सपोज करो कोई मूवी है जिसमें 2 हीरो हैं, एक हीरोइन है ना, तो आपको पता ही है फाइनली क्या होता था। ठीक है, मैं ये कहता हूं जब उसको चेस्ट में गोली लगती थी, है ना, तो आप देखिए फिर वो मतलब डीप ब्रीदिंग करने लगता है, लंबी लंबी सांस लेने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है। अब यहां से जब लंग पंचर हो गया, ठीक है, तो वहां से एयर क्या होगी, बाहर आ जाएगी। तो ये थोरैसिक जो चैम्बर हमारा एयर टाइट था वो एयर टाइट नहीं रहा अब। तो ये जो मसल्स है यहाँ की कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट हो रही हैं। थोरैसिक चैम्बर जो हमारा इन्फ्लेट डायलेट हो रहा है, बट लंग्स में कोई भी इन्फ्लेशन या डायलेशन नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हैं? हमें लग रहा है कि वो सांस ले रहा है, बट एक्चुअल में वो प्रॉपर सांस नहीं ले रहा। क्लियर है? इसी चीज को एनसीईआरटी कहती है। फिलहाल हम समझेंगे आगे और क्या कहता है। यहां पर देखिए, कहती है एनसीईआरटी, द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाई वर्टिब्रल कॉलम। डॉर्सल साइड पे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली बाई स्टर्नम, जी हां, वेंट्रल साइड पे क्या है, स्टर्नम। लेटरली बाई रिब्स, लेटरली मतलब क्या होता है, साइड में। ठीक है, अच्छा, एंड ऑन
द लोअर साइड, और नीचे की तरफ क्या होगा, डोम शेप्ड, सर्कुलेट करेंगे, डोम शेप्ड डायफ्राम होगा। देखिए ये मैंने थोरैसिक चैम्बर बना रखा है, ये रिब केज है ना। अगर मैं इसे थोरैसिक चैम्बर समझूं तो हमारा देखिए जिधर फेस होता है ना, ये होता है हमारा वेंट्रल साइड, तो यहाँ पे क्या है, ये स्टर्नम। तो ये जो आप बोन देख रहे हैं, मैं रेड कलर लेता हूं जिससे आपको समझ में आए, ये जो बोन आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड स्टर्नम। स्टर्नम ये कहाँ होती है, हमारे यहाँ पर जहाँ पे हम टाई लगाते हैं, इसलिए इसे टाई बोन भी कहते हैं। तो ये वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड पे हो गई ये, ठीक है। अच्छा पीछे की तरफ क्या है, आप देखिए यहाँ नीचे की तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं स्पाइन, ये होता है डॉर्सल साइड पे। साइड में क्या है बच्चों, साइड में क्या है, लेटरल साइड में क्या है, रिब्स प्रेजेंट होती है ना। तो ये रिब्स कहाँ है बच्चों, यहाँ पर है ना, ये रिब्स लेटरल साइड में होती है। क्लियर है। और क्या होता है, और बोल रहा है कि सर नीचे की तरफ है ना, लोअर साइड में यहां पर क्या होगा, एक डोम शेप क्या होगा, डायफ्राम होगा, डायाफ्राम, ठीक है। ये चीजें होती हैं। क्या हम इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में, तो अगर हम इसका फ्लो चार्ट अगर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, मैं ये कहता हूं सर, समझे आप ऐसे बोलो, थोरैसिक कैविटी मेरे साथ बनाइए, और हाँ एनसीईआरटी आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। पेपर पेंसिल लेकर के बैठिए, एनसीईआरटी भी लेकर के बैठिए, पेन लेकर के बैठिए, जिससे कि आप सारी चीजें नोट डाउन कर सकें, ठीक है। तो मैं बोलता हूं थोरैसिक जो कैविटी है ना, थोरैसिक कैविटी है या थोरैसिक जो चैम्बर है, उसके सबसे पहले समझो, अगर मैं बोलूं उसके अपर पार्ट पे क्या होगा, अपर, या फिर मैं बोलूं इसी को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, है ना, प्रॉक्सिमल पार्ट पे क्या होगा, है ना। दूसरा लोअर, है ना, या फिर मैं बोलूं पोस्टीरियर, है ना, पोस्टीरियर पार्ट पे क्या होगा। दूसरा डॉर्सल साइड पर क्या होगा, है ना, फिर वेंट्रल साइड पर क्या होगा, और एक मैं कहता हूं सर लेटरल साइड। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूं सर कि अपर साइड, आप देखिए ये हमारा थोरैसिक कैविटी, तो इसके ऊपर की तरफ क्या है बच्चों, नेक है ना। तो हम लिख देते हैं अपर साइड में क्या प्रेजेंट है सर, नेक प्रेजेंट है। लोअर साइड में नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, ऐसे डोम से मतलब गुंबद के जैसा, है ना, जैसे मंदिर का गुंबद होता है ना, ऐसे वैसे, ठीक है। तो लोअर साइड क्या होता है बताइए, डायाफ्राम, क्या प्रेजेंट होता है, डायाफ्राम, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, RAGM, ठीक है, डायफ्राम। डॉर्सल साइड पे हमने क्या देखा था, डॉर्सल साइड पर होता है वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड पे क्या होता है, स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम, और लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट होती हैं, रिब्स। क्लियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर एनसीईआरटी में जहां पर ये पैरा दिया गया है वहीं पर ऊपर या थोड़ा नीचे लिख लीजिए इसको, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आए। क्लियर है, आई होप सो समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग इन thorax is such that any change in volume of thoracic cavity will be reflect the lungs or pulmonary cavity। देख रहे हो कितनी कमाल की चीज बोला है, जरा हम देखते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये बोला कि अगर ये थोरैसिक जो चैम्बर है ना, ये जो थोरैसिक चैम्बर है चेस्ट में, इसमें जो लंग्स प्रेजेंट है, ध्यान से देखिए आप, इसमें जो लंग्स प्रेजेंट है, बोला कि इस लंग्स में कोई कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये लंग्स अपने आप इन्फ्लेट डायलेट हो सके। जरा समझो, ये बोला है कि ये जो थोरैसिक चैम्बर है ना, थोरैसिक जो चैम्बर है, अगर ये बाहर की तरफ ऐसे एक्सपैंड होगा तो हमारा जो लंग्स है ना बच्चों, ये जो लंग्स हैं, ये लंग्स भी क्या होंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में निगेटिव प्रेशर है, तो सक्शन प्रेशर एक क्रिएट होगा। सपोज करो मैं ऐसे बोलता हूं आपको, जैसे ये मेरा थोरैसिक चैम्बर है, ध्यान से देखो आप, ये मेरा थोरैसिक चैम्बर है, मैंने इसको ऐसे निकाल लिया, इसके अंदर क्या है, लंग्स है, ठीक है। अब सपोज करो आप कि ये थोरैसिक चैम्बर है और इसके अंदर ये लंग्स का पार्ट है, ये वाला लंग्स का पार्ट है, ये थोरैसिक चैम्बर का पार्ट है। तो अगर ये थोरैसिक चैम्बर दूर जा रहा है तो हमारे लंग्स भी क्या होगा, उसके साथ दूर जाएगा, यानी हमारा लंग्स का एरिया बढ़ जाएगा। अगर थोरैसिक चैम्बर अंदर की तरफ आ रहा है तो ये हमारा जो लंग्स है ये भी अंदर की तरफ जाएगा। मतलब क्या, जब थोरैसिक चैम्बर में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, तो हमारे लंग्स भी क्या करेगा, लंग्स का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। जब थोरैसिक चैम्बर का साइज डिक्रीज होगा तो हमारा लंग्स भी
डिक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। देखिए क्या बोला आगे, सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। और ये जो अरेंजमेंट है एयर टाइट का और बाकी सारी चीजें, ये जरूरी है किस चीज के लिए? ब्रीदिंग के लिए। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। अल्टर मतलब क्या होता है? लिख लीजिए, अल्टर मतलब होता है मेरे बच्चों चेंज, है ना। बोला कि वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर, हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते क्या? पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी मतलब क्या? पल्मोन मतलब क्या होता है? लिख लो, पल्मोन, पल्मोन इक्वल टू क्या? लंग्स, है ना। जहां पर भी पल्मोन वर्ड आ जाए उसका मतलब होगा लंग्स। तो पल्मोनरी वॉल्यूम जो है, लंग्स का जो वॉल्यूम है, जो कैविटी है, जो सरफेस एरिया है, हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। जब थोरैसिक चैम्बर में कोई चेंज होगा तो हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम या पल्मोनरी कैविटी में भी क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर है बच्चों? चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। जी हाँ, रेस्पिरेशन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? तो मैं आपको बता दूं 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप्स होता है बच्चों ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर से आ गया पल्मोन, पल्मोन मतलब क्या? लंग्स, है ना। तो वेंटिलेशन, अच्छा एक मैं आपको बात बताऊं, कोरोना के टाइम पे आपने एक डिवाइस का नाम बहुत सुना था, वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या होता है? जो वेंटिलेशन में हेल्प करता है, यानी ब्रीदिंग में हेल्प करता है, उसी डिवाइस को बोलते हैं वेंटिलेटर। क्लियर है? जैसे आपने देखा होगा कहीं पर किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, लाइक आपने कई बार देखा होगा कि रोड पे कई बार वो जो सरिया होता है, ठीक है, बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, तो वो लटका रहता है बाहर, ठीक है, ट्रॉली के या फिर बाकी चीजों के। तो कई बार गाड़ियां जाके उसमें धंस जाती हैं, है ना, घुस जाती हैं, एक्सीडेंट होता है। तो जो ड्राइवर होता है उसके चेस्ट में कई बार वो पिनेट्रेट कर जाता है सरिया। तो हम क्या करते हैं? उसे बाहर नहीं निकालते, ठीक है ना। हम क्या करते हैं? उस सरिया के साथ कट करते हैं और उस पेशेंट को सरिया के साथ ही हॉस्पिटलाइज करते हैं। अगर वो सरिया आपने निकाल दिया गलती से तो एयर टाइट चैम्बर से एयर बाहर आ जाएगी, तो उसे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लगेगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। तो जैसे ही उसको निकालते तुरंत उसे वेंटिलेटर देते हैं कि आर्टिफिशियली वो क्या कर सके? रेस्पिरेशन कर सके, ब्रीदिंग कर सके। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला स्टेप है हमारा क्या? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें होता क्या है? बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज आउट। मतलब क्या? ब्रीदिंग में होता क्या है? हम बाहर से एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर लेते हैं लंग्स में, और लंग्स की एयर को, लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? एल्वुलाई। तो हम उस एल्वुलाई या लंग्स की जो एयर है जिसमें CO2 ज्यादा है उसको हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। इन्हीं दोनों प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस आती है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इसको आप एक और नाम दे सकते हैं, लिखिए आप ऐसे करके, एरो बना करके, इसे बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर है? इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, उनका डिफ्यूजन होता है ब्लड वेसल के साथ, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? अभी मैं डायग्राम दूंगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है, डायग्राम ऑन नेक्स्ट पेज, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा जो है प्रोसेस, उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। किसके थ्रू होता है इन गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन मतलब ले जाना। ऑक्सीजन और CO2 को ले जाया जाता है किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। ब्लड में भी क्या? RBC, ठीक है, RBC, और क्या होगा? कुछ अमाउंट में प्लाज्मा भी हेल्प करता है। RBC में होता है हीमोग्लोबिन, वो मेनली काम करता है। क्लियर है? फोर्थ जो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको स्लैश करके आप क्या लिख सकते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो अब क्या होगा? जो ब्लड वेसल में ऑक्सीजन है वो कहां जाएगी? सेल में जाएगी। सेल से CO2 कहां आएगी? ब्लड वेसल में आएगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। जो फिफ्थ प्रोसेस होती है इसे एक्चुअल में आप लिख सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है देखिए जरा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या? ब्रेकडाउन की प्रोसेस होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो कौन कौन सी प्रोसेस होती है आपको पता है? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETC होता है, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और उसे कन्वर्ट किया जाता है पायरुविक एसिड में, ठीक है। फिर क्रेब्स साइकिल होता है, एटीसी होता है, तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी के फॉर्म में, और वही एनर्जी स्टोर कर ली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट हम उसी एटीपी का यूज करते हैं अपनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। लाइक जैसे मैं बोल रहा हूं तो इसमें एनर्जी यूज हो रही है, क्लियर है। चाहे मैं देख रहा हूं आपको, इसमें भी एनर्जी यूज हो रही है। आप मुझे सुन रहे हैं, इसमें भी एनर्जी यूज हो रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं तो इसमें भी एनर्जी यूज हो रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजल्टेंट रिलीज CO2, जी हाँ, जिसकी वजह से क्या होता है, CO2 रिलीज होगी, वही CO2 सेल से कहां आ जाएगी, ब्लड वेसल में। देखिए क्या बोला ब्रैकेट में, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, एज डेल्ट इन चैप्टर 12। आपने इसे कहां पढ़ रखा है, चैप्टर 12 में। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एक चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अच्छा, इसे अगर ओवरऑल हम समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम बनाता हूं बच्चों, आइए समझते हैं। यहां पर देखो, मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से देखो आप, मैं ये कह रहा हूं, क्या बन गया, बढ़िया से एक डायग्राम बनाने की कोशिश है ना, थोड़ा तो ठीक ठाक ही बना है ना बच्चों। चलो, ये है हमारे बंटू भैया। कौन है, बंटू भैया, क्लियर है। अब जरा समझो, मैं ये कह रहा हूं सर, ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूं, ये है हमारा ट्रैकिया, है ना, ट्रैकिया। और ट्रैकिया किस में जाकर ओपन होता है बताइए, लंग्स में। और लंग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं सर, एल्वियोलाई। तो चलो सर देखो, मैं एल्वियोलाई ऐसे बना देता हूं, क्लियर है, ये एल्वियोलाई बना दिया। और एल्वियोलाई जो होता है हाईली वैस्कुलर होता है। कैसा होता है, हाईली वैस्कुलर। वैस्कुलर मतलब क्या, उसके अराउंड बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, ये हमें पता है, क्लियर है। अच्छा, ये चीज समझो आप। और हमने बना दी, यहां पर देखिए हमारे पास है बॉडी की सेल, है ना, जस्ट अ सेकेंड, ये रही हमारी बॉडी की सेल, या फिर हम बोल सकते हैं कि टिश्यू है। अब टिश्यू में क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। टिश्यू में हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या, ग्लूकोज, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है, इसका जब हमने पढ़ा था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हालांकि अब तो नीट में वो है नहीं, तो जब हम कोई चीज खाते हैं तो वो उसका ब्रेकडाउन होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं कार्बोहाइड्रेट से, और वही ग्लूकोज हमारे सेल में एंट्री कर जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, क्लियर है। अब इस ग्लूकोज का जब हम ब्रेकडाउन करेंगे तब तो हमें एनर्जी मिलेगी बोलने के लिए, चलने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। अब ये ऑक्सीजन आएगी कैसे ब्रेकडाउन करने के लिए ग्लूकोज को, उसी चीज को हमें समझना है ना, और हमारी पूरी की पूरी ओवरऑल रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं आपको, जरा समझिए होता क्या है। यहां पर है सर एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है सर, एटमॉस्फेयर में सर प्रेजेंट है ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना, जब ऑक्सीजन को लेते हैं, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है बच्चों बताइए, इस प्रोसेस को कहते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन, क्लियर है। और जब हम CO2 को निकालते हैं, ठीक है, CO2 को निकालते हैं यहां से, है ना, CO2 को निकालते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन, ध्यान दीजिएगा, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। अब इन दोनों प्रोसेस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इन दोनों प्रोसेस को हम कलेक्टिवली कहते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को कलेक्टिवली हम बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रीदिंग। समझ में आया क्या, है ना। जब हम एयर को एटमॉस्फेयर से लेते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, ठीक है, दूसरा नाम क्या है, इनहेलेशन। और जब CO2 को निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन। अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को कलेक्टिवली हमने क्या बोल दिया, ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। अब जरा समझिए, अब जो हमने एयर ली है, जो ऑक्सीजन ली है, वो ऑक्सीजन कहां पर पहुंचेगी, ऐसे ट्रैकिया के थ्रू होते हुए लंग्स में। लंग्स में ये जो पार्ट है, ये जो हमने बनाया है, ये एक्चुअल में क्या है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई है। इस एल्वियोलाई में क्या पहुंच गई, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से। तो होता क्या है फिर उसके बाद, ये जो ऑक्सीजन पहुंच गई एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में, ठीक है, यहां से ये ऑक्सीजन जाएगी ब्लड वेसल में, ठीक है। और ब्लड वेसल से CO2, ब्लड वेसल से CO2 कहां आएगा, एल्वियोलाई यानी कि लंग्स में। इसी प्रोसेस को, इन्हीं दोनों प्रोसेस को, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है एल्वियोलाई के पास में,
उसी को हम बोलते हैं सेकेंड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसका नाम क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या नाम है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बोलिए सर, समझ में आ रहा है? एक एक एनसीईआरटी की लाइन डायग्राम बना लिया, सब क्लियर है सर, रटने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, अब जरा समझो, जो ऑक्सीजन यहां ब्लड वेसल में पहुंच चुकी है, ठीक है, यही ब्लड वेसल कहां तक आएगी बच्चों? कहां तक आएगी? किसी भी हमारे सेल या फिर टिश्यू के पास तक आती है ना? ये देखो फिर से है एक ब्लड वेसल जो हमारे टिश्यू या सेल के पास में है। तो यहां तक कौन लाएगा? यहां से ये ऑक्सीजन चलेगी और यहां तक आएगी सर। क्लियर है? यहां तक आती है, फिर यहां से क्या होगा? CO2 को फिर से ले जाया जाएगा यहां तक। ठीक है, अब जरा समझो, जो ऑक्सीजन, ध्यान से सुनो, जो ऑक्सीजन ट्रांसफर की जा रही इस ब्लड वेसल तक, है ना, सेल के पास वाले ब्लड वेसल तक, और जो CO2 यहां से ऊपर की तरफ ले जाई जा रही है, ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? थर्ड प्रोसेस। क्या नाम है सर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब जरा समझिए, जो हमारी ऑक्सीजन है ना, जो हमारी ऑक्सीजन कहां पे प्रेजेंट थी? एल्वियोलाई में, वो आ चुकी है ब्लड वेसल, ऐसी ब्लड वेसल के पास जो हमारे सेल के बहुत पास में है। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन आ चुकी है। अब ये ऑक्सीजन क्या होगी बच्चों? ये ऑक्सीजन एंट्री करेगी कहां पर? सेल के अंदर, और इस सेल से जो CO2 होगा वो एंट्री करेगा कहां? ब्लड वेसल में। क्लियर है? अब इसी जो एक्सचेंज हो रहा है यहां पर, इस ब्लड वेसल और इस सेल के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? फोर्थ प्रोसेस, इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। बोलिए, समझ में आया? बिल्कुल सर। अब आगे देखिए, बड़ी कमाल की प्रोसेस, बड़ी कमाल की प्रोसेस सर। अब ऑक्सीजन हमारी कहां आ चुकी है? सेल के अंदर। सेल के अंदर हमारी ऑक्सीजन आ चुकी है। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तो प्रोसेस 3 होती है सर। कौन कौन सी? ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी होगी क्रेब्स साइकिल, तीसरी होगी क्या? ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तीनों जो प्रोसेस होती है, इन्हीं के थ्रू एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, और CO2 निकलती है। तो यही CO2 जब निकली, तो यही CO2 फिर से किस में डाल दी गई थी? ब्लड वेसल में। क्लियर है? अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC हो रहा है सेल के अंदर, यही हमारी फिफ्थ प्रोसेस है, जिसे हम बोलते हैं क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो इस तरह से हमारी टोटल 5 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट हुई। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके अभी बना लीजिए, क्योंकि अगर रुक गए तुम, आज नहीं बनाया तो फिर कभी नहीं बनाओगे, ये तो पता है। क्लियर है? चलिए, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, और हाँ, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर है? और हाँ, एक थम्स अप भी दे दो हमें, ठीक है, जिससे कि मतलब हमें भी मोटिवेशन मिले, है ना, कि नहीं हमारे बच्चे हमारे साथ खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा इनके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए, है ना। इंसान देखो लालची होता है, गिव एंड टेक से दुनिया चलती है ना। चलो आगे समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बड़ी कमाल की चीज़ है। तुम सांस कैसे लेते हो, है ना सर? ले ली। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप सांस लेते ही क्यों हो? सर जिंदा रहने के लिए। तुम्हें जिंदा रहना ही क्यों? क्योंकि काम कर सके। कौन सा काम कर सके? रील पे ऐसे, है ना, रील स्वैप कर सके, नेक्स्ट रील देख सके, इसके लिए जिंदा रहे? नहीं सर, हमारे कुछ गोल है ना। क्या गोल है सर? धरती गोल है ना। नहीं, चलो मैं तुम्हें बताता हूं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है। देखो, पहली चीज, ब्रीदिंग जो है हमने अभी पढ़ा, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो जिसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर से हम एयर अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। हम ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें हमारे सेल में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करना और एनर्जी का फॉर्मेशन करना है, और अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। अल्टीमेट गोल हमारा ये है, इसलिए हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं। चलिए समझ लेते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया गया है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस होती हैं ब्रीदिंग में। पहला क्या? इंस्पायरेशन। दूसरा क्या होता है? एक्सपायरेशन।
है ना, सर्कुलेट कर लीजिए। इंस्पायरेशन क्या होता है देखिए, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एंड एक्सपायरेशन क्या होता है, बाय विच द एल्व्यूलर एयर इज रिलीज आउट। एल्व्यूलर एयर में क्या प्रेजेंट होगा, CO2। क्या प्रेजेंट होगा, CO2। जब हम उसे निकालेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं सर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं सर। आगे देखिए, द मोमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। बोला ये जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो रहा है ना, ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है, मतलब उतार चढ़ाव की वजह से हो रहा है। कभी प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगा, लंग्स में कम हो जाएगा, कभी लंग्स में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूं आपको, समझिए। अगर एटमॉस्फेयर में, ध्यान से समझो, मैं यहां पे कह रहा हूं, यहां पे मैंने लिख दिया एटमॉस्फेयर और यहां पे लिख दिया लंग्स, है ना, जरा समझो। अगर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर हाई है और हमारे लंग्स में, टेम्परेचर मैंने बोल दिया, प्रेशर, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर हाई है और लंग्स में प्रेशर कम है ना, लो है, उस केस में जो प्रोसेस होगी वो होगा इंस्पायरेशन। क्या होगा, इंस्पायरेशन, याद रखिएगा। और अगर एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो लो है और हमारे लंग्स में जो प्रेशर है अगर वो हाई है मेरे बच्चों, उस केस में कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सपायरेशन। याद रखिएगा, नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है, इंस्पायरेशन कैन अकर्स इफ द प्रेशर विद इन लंग्स दैट इज व्हाट, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोला लंग्स के अंदर, इंट्रा मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब क्या होता है, इनसाइड, क्या बोलेंगे, इनसाइड, है ना। पल्मोनरी, पल्मोन मतलब क्या होता है, लंग्स, ठीक है। तो विद इन लंग्स अगर प्रेशर कम है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, यानी एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा। क्लियर, ऊपर वाली मेरी लाइन। आगे देखो, आगे देखो क्या कहता है सर, दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, अंडरलाइन करना। उस केस में जब लो प्रेशर होगा हमारे लंग्स में तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक्सपायरेशन तब होगा जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेयर के, है ना। ऊपर जो मैंने आपको दिया है ये शॉर्ट ट्रिक, यहीं से सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं बच्चों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल बिटवीन रिब्स हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना, एटमॉस्फेयर में कभी हाई हो जा रहा है प्रेशर, कभी हमारे लंग्स में हाई हो जा रहा है, कभी लंग्स में लो हो जा रहा है, कभी एटमॉस्फेयर में लो हो जा रहा है, इसमें 2 सेट्स ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम। डायफ्राम और 2 सेट्स एक सेट होता है, मतलब 2 मसल्स होती हैं, किसकी, इंटरकॉस्टल मसल्स की। अब सवाल है इंटरकॉस्टल मसल क्या होती है, इसको समझ लो। डोम शेप डायफ्राम आपको पता ही है, ये हमारी थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, इसके नीचे क्या होता है, यहाँ पे डोम शेप। डोम शेप मतलब क्या, गुंबद के जैसा, ऐसा, है ना। यहाँ पे डायफ्राम प्रेजेंट होता है। एक तो वो हेल्प करेगा इस प्रेशर ग्रेडियंट को बनाने में। दूसरा चीज बोला इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये है क्या, जरा समझो तुम। ये हमारी रिब्स है ना। रिब्स को अगर मैंने ऐसे बाहर निकाल दिया, जरा समझो, रिब्स को मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये अब सपोज करो ये मेरी फिंगर रिब्स हैं, तो इनके बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल, है ना। क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल। ऐसी मसल्स जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, 2 रिब्स के बीच में जो मसल प्रेजेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल। क्लियर है। अब कुछ मसल्स अंदर की तरफ होती हैं, उन्हें बोलेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। जो आउटसाइड की तरफ होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्लियर होगा। जो अंदर की तरफ है उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। जो आउटसाइड की तरफ होगी क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, जरा समझिए क्या बोला है सर। आगे बोला है
इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड मतलब क्या, स्टार्ट होता है बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है? इसने बोला कि जो इंस्पायरेशन है वो स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। सबसे पहले क्या होगा, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जैसे ही डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका वॉल्यूम, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो थोरैसिक चैम्बर है वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। एंटीरियो पोस्टीरियर क्या होता है? एंटीरियर मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ, पोस्टीरियर मतलब क्या, नीचे की तरफ। तो यहां पे डायफ्राम था हमारे, है ना, यहाँ पे डायफ्राम था, ये नीचे की तरफ गया, तो ये ऐसे समझो, ये ऐसे, ये डायफ्राम है, ये हमारा नेक है ना, नेक का रीजन यहाँ पर है, ये नीचे डायफ्राम है। अब ये ऐसे है, जैसे ये डायफ्राम नीचे की तरफ गया तो ये देखो सरफेस एरिया ऐसे बढ़ गया। क्लियर? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर हमारा एरिया बढ़ गया थोरैसिक कैविटी का। एंड क्या बोल रहा है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। याद रखना, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लिफ्ट अप द रिब्स एंड द स्टर्नम। याद रखिएगा, ये क्या करेगा, इंस्पायरेशन में पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम में, फिर किस में, इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होंगे, हमारे रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड निकलेंगे। जरा मैं आपको बताऊं, एक बार आप रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग करके देखिए, आप इंस्पायरेशन करिए, आप देख रहे होंगे कि यहां पर क्या प्रेजेंट है बच्चों, बताइए। यहां पर प्रेजेंट है स्टर्नम और यहां पे क्या प्रेजेंट है, रिब्स, है ना, ये रिब्स प्रेजेंट है। अब जरा समझिए, जब मैं इंस्पायरेशन करता हूं तो ये देखिए, यहां पर जो स्टर्नम है और जो रिब्स है ये बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ जाएगा। देखा आपने, सांस लेने पर बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें कौन हेल्प कर रहा है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अच्छा, मैं क्या हूं, अगर आपको एक फ्लो डायग्राम दे दूं, इंस्पायरेशन का फ्लो डायग्राम दे दूं और लाइन टू लाइन वो एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर दे, है ना, चीजें इजी हो जाएंगी। आइए देता हूं, ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर देखो, तो मैं तुम्हें देता हूं डायग्राम। मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, लिखो आप मेरे साथ, लिखो, कॉन्ट्रैक्शन इन डायाफ्राम, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। याद रखिएगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है? देन क्या होगा, उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद होगा डायफ्राम becomes flat and ribs and sternum moves upward and outward। जी हां, क्या होगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा नीचे की तरफ जाने के बाद, रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ जाएंगे और बाहर की तरफ, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज। क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। देन क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा मतलब क्या, इनसाइड, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, डिक्रीज को मैं क्या लिख सकता हूं, निगेटिव हो जाएगा, किसके, विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर निगेटिव हो गया, है ना। तो क्या होगा, टू मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट, एटमॉस्फेरिक एयर
कम्स इनटू लंग्स, इनटू लंग्स। अब क्या होगा, इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए एटमॉस्फेयर से एयर क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इंस्पायरेशन। क्या बोल देंगे, इंस्पायरेशन। क्लियर है बच्चों, ये आपका फ्लो चार्ट हो गया सीरीज वाइज, है ना। ऑर्डर भी पूछ लेता है कि पहले कौन सा स्टेप होगा उसके बाद कौन, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है, स्नीजिंग आने वाली है ना। चलो यहां पर देख लो, ये जो पहला है ना ये डायग्राम देखिए आप, ये इंस्पायरेशन का स्टेप है, इंस्पायरेशन है ये, है ना, ये इंस्पायरेशन है। अब इंस्पायरेशन में आप देखिए डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, है ना। रिब्स, ये रिब्स है, ठीक है, और स्टर्नम दोनों देखिए राइज हो रहा है। राइज मतलब क्या, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, है ना। हम लिख सकते हैं अपवर्ड जा रहा है एंड आउटवर्ड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कैसा हो गया, निगेटिव, डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से आउटसाइड से एयर क्या कर गई, इंटर कर गई अंदर की तरफ। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, इंस्पायरेशन। बोलिए समझ में आया सर, बिल्कुल, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए, आगे मैं बढ़ता हूं यहां पे, यहां पर देखो, ये हमने देख लिया था। आगे देखो क्या बोलता है, स्टर्नम, डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, इंटरकॉस्टल मसल ने क्या किया था, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ने रिब्स और स्टर्नम को ऊपर ले गए थे। देखो आगे क्या बोलता है, स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। जी हाँ, डॉर्सल साइड में और वेंट्रल साइड में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया था, है ना। डॉर्सो वेंट्रल मतलब क्या, पीछे की तरफ और आगे की तरफ, है ना, ऐसे इंक्रीज हो गया था। डॉर्सल पीछे की तरफ, वेंट्रल मतलब क्या, आगे की तरफ, ऐसे इंक्रीज हो गया था, ठीक है। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम कॉजिंग अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। जी हां, जिसकी वजह से क्या हुआ, थोरैसिक वॉल्यूम जब इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो उसके अंदर प्रेशर कैसा हो जाएगा, निगेटिव। देखिए, as increase in the pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure, उसके अंदर प्रेशर निगेटिव हो गया, to less than the atmospheric pressure which force the air from outside to move into the lungs, that is what, inspiration। बोलिए सर समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, अब यहां से देखिए क्या बोला है, यहां से, अब यहां से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है कौन सी, एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन का पहले फ्लो डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे, है ना। फ्लो डायग्राम देख लेते हैं यहां पर, अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। अब एक्सपायरेशन में देखिए क्या होता है, पहले कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक चीज याद रखिएगा, एक ट्रिक है, ज्यादातर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। जब भी इंस्पायरेशन होगा, याद रखिएगा, जब भी इंस्पायरेशन होगा तो इंस्पायरेशन में कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व होगी, और जब एक्सपायरेशन होगा उस केस में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल इन्वॉल्व होगी। ये याद रखिएगा आप, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए पहला क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, बाकी क्या होगा, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन इन डायफ्राम, डायफ्राम, और बताइए क्या, एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो रिलैक्सेशन किस में होगा, डायफ्राम में होगा, और किस में, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल में मसल्स में। देन क्या होगा, देन क्या होगा, डायफ्राम moves upward, upward ऊपर की तरफ डायफ्राम जाएगा, and becomes डोम शेप, डोम शेप फिर से हो जाएगा ऊपर की तरफ जाने के बाद, and ribs and sternum moves downward
एंड इनवर्ड। याद रखिएगा, सुनिए जरा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। जब आप एक्सपायरेशन करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, उसमें होता क्या? सबसे पहले आप एक्सपायरेशन करिए तो हुआ क्या इसमें, जरा समझिए। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में रिलैक्सेशन हुआ। तो जो डायफ्राम नीचे गया था वो ऊपर की तरफ आ गया, फिर से डोम शेप हो गया। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा रिब्स और स्टर्नम जो ऊपर था वो नीचे की तरफ गया और अंदर की तरफ, देखिए, है ना, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, थोरैसिक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो लिखते हैं हम थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज। थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से बताइए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम लिखते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा, टू मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट, टू मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट एल्व्यूलर एयर, एल्व्यूलर मतलब क्या, एल्व्यूलाई क्या है, लंग्स का पार्ट है ना। तो एल्व्यूलर एयर कम्स इनटू एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। अगर एल्व्यूलर एयर या लंग्स एयर एटमॉस्फेयर में आ गई तो इसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, एक्सपायरेशन। सर मेनी टाइम पूछा गया क्वेश्चन, मेनी टाइम, आप जाकर एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा यहां से कितनी बार क्वेश्चन पूछेगा, बहुत टाइम। क्लियर है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर देख लीजिए आप, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए आप, जो डायफ्राम है उसमें रिलैक्सेशन हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है ना। तो फिर से कैसा हो गया, डोम शेप हो गया ये। क्लियर है? और रिब्स स्टर्नम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन मतलब कि अपनी नीचे की तरफ आएंगे और अंदर की तरफ आएंगे, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज यहां पर ज्यादा हो जाएगा प्रेशर, उसकी वजह से यहां से एयर क्या हो जाएगी, आउटसाइड आ जाएगी। उसी प्रोसेस को क्या बोला, एक्सपायरेशन। बोलिए, समझ में आया? बिल्कुल सर। आइए, बहुत अच्छे बच्चों, यहां पर देखिए आप, यहां पर पढ़ते हैं, है ना, यहीं पर तो थे हम। आइए देखते हैं, हमें यहां से पढ़ना था, किधर गया रिलैक्सेशन। जी हाँ, देखिए रिलैक्सेशन ऑफ, यहां से एक्सपायरेशन स्टार्ट हो रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरनल कॉस्टल मसल, है ना, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम। थोरैसिक वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, एंड देयर बाई द पल्मोनरी वॉल्यूम, और उसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉजिंग द एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। बोला है कि जब प्रेशर लंग्स के अंदर ज्यादा हुआ तो वहां से क्या हुआ, एयर लंग्स से बाहर आ गई। दैट इज व्हाट, एक्सपायरेशन। इसी को हमने क्या बोल दिया, एक्सपायरेशन कह दिया। We have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of additional muscle in the abdomen. Very important. क्या बात है सर। देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास, अगर हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास क्या है, एबिलिटी है अपने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की एबिलिटी को इंक्रीज करने की, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की। किसकी हेल्प से, एब्डोमिनल मसल्स की हेल्प से। जरा समझो, मैं अगर ये बोलूं आपसे, कई बार आप लड़ने जाते हैं, किसी ना फाइट करने जाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, बहुत सारी एयर को इनहेल कर लेते हैं, पंच मारते हैं दबा के, है ना, यही तो होता है। तो होता क्या है एक्चुअल में, जरा समझो,
या फिर पानी के नीचे आपको जाना है ना, स्विमिंग करनी है, या फिर पानी के कई बार लोग नीचे से ऐसे स्विमिंग करते हुए बाहर की तरफ जाते हैं ना, अंदर की तरफ से दूर तक जाते हैं, तो भी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर को क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं। और जब आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं या फिर एक्सपायरेशन करते हैं, ज़्यादा तेजी से आप क्या करिए, लंग्स से एयर को बाहर निकालिए, जितनी भी हवा हो सब बाहर निकाल दो, तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पेट में, एब्डोमेन में, वहां पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है। तो आपको अगर ज़्यादा एयर बाहर निकालनी है या ज़्यादा एयर लेनी है, उस केस में आपके पेट की जो मसल्स है, एब्डोमिनल मसल है, वो हेल्प करती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है सर, क्या है वो देखिए, ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in the breathing movement can be estimated by using spirometer. Very very important. पहली चीज बोला है कि कोई अगर हेल्दी ह्यूमन है तो वो 12 to 16 टाइम्स क्या करेगा, वो ब्रीदिंग करता है, एक एडल्ट पर्सन, और आप उसे किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं, स्पाइरोमीटर के थ्रू आप उसे मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? विच हेल्प इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। आपका लंग्स कैसा काम कर रहा है आप स्पाइरोमीटर के थ्रू पता लगा सकते हैं। क्या हो कि अगर हम इसका भी एक फ्लो चार्ट बना लें ब्रीदिंग का, है ना, बड़ा मजा आ जाएगा, एक से ही सारी चीजें हो जाएंगी। यहां पर बनाते हैं, देखिए मैं ये कहता हूं सर, देखो मैं लिखता हूं ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग का अगर हम फ्लो चार्ट बनाएं तो कैसे बनेगा सर, है ना, सारी चीजें हो जानी चाहिए, हमारा एम तो यही है। तो पहली चीज देखो, मैं ये कहता हूं, पहली चीज कि मैं लिखता हूं ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या होगा, ब्रीदिंग रेट किसमें सर, दो चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे कि सर एडल्ट जो होता है उसमें ब्रीदिंग रेट क्या होता है, चाइल्ड जो होता है, या फिर जिसे हम कहते हैं इन्फेंट। इन्फेंट मतलब क्या, न्यूबॉर्न बेबी। क्लियर है? उसमें क्या होगा ब्रीदिंग रेट। ठीक है, दूसरा है हम इसे मेजर्स किसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, मेजर्स किसके थ्रू कर सकते हैं। थर्ड थिंग्स, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, है ना, स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग। तो हमें पता है सर स्टेप्स तो दो होते थे, कौन कौन से सर, पहला है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, है ना। अब इंस्पायरेशन क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे, और क्या होता है सर एक्सपायरेशन, है ना, एक्सपायरेशन, ये दूसरा स्टेप है। अब एक्सपायरेशन के भी बारे में यहाँ पे सारी चीजें लिखेंगे। फिर उसके बाद कुछ मसल्स इन्वॉल्व हो रही थी, है ना, लिखेंगे इन्वॉल्व मसल्स, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है आपके ब्रीदिंग में। तो चलिए वन बाय वन लिख लेते हैं। सबसे पहले एडल्ट में 12 to 16 टाइम्स, है ना, टाइम्स पर मिनट हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, आपके घर में कोई छोटा सा बेबी होगा या फिर पड़ोस में या रिलेटिव में वो सो रहा होता है, तो आप जनरली आप क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप देख रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी ब्रीदिंग कर रहा है, तो उसका पेट या चेस्ट जल्दी जल्दी अप एंड डाउन हो रहा है, तो तुम मैच करते हो यार मैं तो जब तक एक बार रेस्पिरेशन कर रहा हूँ ये तब तक 3 बार या 4 बार कर रहा है ना, ऐसा होता है कई बार, आप देखिएगा, ठीक है। तो उसमें जो होता है 44 टाइम्स पर मिनट वो ब्रीदिंग करता है। क्लियर है? अब मेजर हम किसके थ्रू करते हैं, स्पाइरोमीटर के थ्रू, है ना, स्पाइरोमीटर के थ्रू करते हैं। और समझिए इंस्पायरेशन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इनटू लंग्स। जब एटमॉस्फेयर की एयर लंग्स के अंदर आ जाए उसी को क्या बोलते हैं हम, इंस्पायरेशन। अच्छा, ये कैसी प्रोसेस है सर, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये कैसी है, एक्टिव प्रोसेस है। मीन्स व्हाट, इसमें एटीपी का कंजप्शन होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी। और इंस्पायरेशन करने में कितना सेकंड लगता है, तो आप लिखेंगे 2 सेकंड इसमें लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम जानते हैं परसेंटेज ऑफ गैस, है ना, कितना परसेंट गैस इन्वॉल्व होता है इसमें। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की और CO2 की, तो यहां पे दोनों लिख लेता हूं मैं। समझो, जो हम एयर को लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें 21% ऑक्सीजन होती है और CO2 जो होती है 0.04% होती है। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं एक्सपायरेशन की, तो एक्सपायरेशन में आप देखिए सिंपल सी बात, इसमें क्या है, एल्व्यूलर या फिर लंग्स एयर रिलीज आउट
रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर हम लिख सकते हैं। जब एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है लंग्स की एयर, उसी को बोलते हैं क्या, एक्सपायरेशन। और ये कैसी है, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है, बट एक्सपायरेशन याद रखना, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है बट एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये, एक पैसिव प्रोसेस है बच्चों, है ना, एक पैसिव प्रोसेस है। सेकेंड थिंग, एक्सपायरेशन करने में आपको 3 सेकेंड लगते हैं। कितना, 3 सेकेंड लगते हैं। आप बोलेंगे नहीं सर मुझे कम या ज़्यादा लग रहा है, नहीं देखो नॉर्मली तो ये होता है, लेकिन अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का होता है, वो कंट्रोल करता है आपके ब्रीदिंग रेट को, आगे हम पढ़ेंगे। और जो हम एक्सपायरेशन करते हैं, अगर इसमें देखिए परसेंटेज ऑफ गैसेस कितनी होती हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर जो ऑक्सीजन होती है और CO2 उनका परसेंटेज क्या है। तो मैं ये बोलूँगा कि जो हम एक्सपायर करते हैं, जो हम एयर बाहर निकालते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन होती है। कितनी परसेंट, 16% होती है सर। और CO2 कितना होता है, 4%। सर क्या ये एक्चुअल में फैक्ट है कि जो हम एक्सपायरेशन करते हैं उसमें भी ऑक्सीजन होती है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप देखिए बर्थडे पर हम कैंडल पर फूंक मारते हैं ना, तो बुझने से पहले जलती है, और जलने की प्रोसेस को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, कंबस्शन रिएक्शन, है ना। तो वो तो तब होगा ना, कोई चीज़ जलती तब है जब ऑक्सीजन होगा। इसीलिए जब हम फूंक मारते हैं तो बुझने से पहले वो और तेजी से जलती है, क्योंकि उसमें क्या परसेंट है, ऑक्सीजन। कितना परसेंट, 16%। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल्स, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। देखिए यहाँ पर 2 मसल है बेटा, 2 मसल है। कौन कौन सी, कौन कौन सी, यहाँ पर देखो, पहला है डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम ये कैसा होता है सर, डोम शेप होता है। कैसा होता है, डोम शेप होता है। ये पहली चीज याद रखना। दूसरा जो मैंने आपको बताया, कौन सी मसल्स होती है, दूसरी मसल होती है इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल्स ये कहां प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। क्या लिखेंगे, प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। क्लियर है, याद रखना, प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। और एक चीज एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी की लाइन है सर, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है डायफ्राम क्या करेगा, थोरैसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा किस एक्सिस पर, बताइए, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर, अप एंड डाउन, है ना। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ऐसे लिख देता हूं, इंक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम एट एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एक एक लाइन है सर एनसीईआरटी की, थोड़ा बहुत ज्यादा है लेकिन वो काम का है, ठीक है। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। वहीं अगर हम बात करें आगे, तो आप देखिए जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल या एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, किसकी, इंटरकॉस्टल मसल की 2 सेट होते हैं ना इसके, मैंने आपको बताया इसके कितने सेट्स होते हैं, 2 सेट्स, है ना। एक एक्सटर्नल होगा, एक इंटरनल। देखो कौवा भाई चिल्ला रहा है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। मैं वीडियो एडिट नहीं करने वाला, ठीक है, इस चीज़ को समझो, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है ये कह रहा हो कि प्रदीप सर आपका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला है, मैं मिठाई बांट दो, है ना। चलो यहाँ पर देखो, तो एक्सटर्नल या इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होगा, तो ये किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी थोरैसिक कैविटी को इंक्रीज करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट में, इंक्रीज थोरैसिक कैविटी, है ना, या फिर थोरैसिक वॉल्यूम में लिख दूं, ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा मैच कर जाएगा। थोरैसिक वॉल्यूम एट डॉर्सी वेंट्रल एक्सिस। क्या कहते हैं सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। डॉर्सी वेंट्रल मतलब, डॉर्सी मतलब क्या, पीछे की तरफ, वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारा, ठीक है, उधर, और स्टर्नम। तो ये क्या करता है, ऐसे इंक्रीज कर देगा, है ना, ऐसे इंक्रीज कर देगा। ये ऐसे है तो ऐसे बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या, बिल्कुल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो वीडियो आपको समझ में आई होगी। और हाँ, प्लीज जो चीजें मैंने दी है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, कोई डाउट रह गया हो तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।